रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिज़िक्स 9 में यूनिट 3 और इस यूनिट 3 का आज लेक्चर नंबर 27 है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज के चंद क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3.8 अप टू 3.11। तो आइए देखते हैं। First of all, question number 3.8, what will be the tension in a rope? उस रस्सी में क्या टेंशन होगी that is pulled from its ends by two opposite forces 100 न्यूटन each। यानी एक रस्सी है, उसके दोनों तरफ लेफ्ट पे भी 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, राइट पे भी 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, तो वो जो रस्सा है उसमें टेंशन क्या होगी ये बताना है हमें। तो आइए देखते हैं। फर्ज कीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग, एक रस्सी है जिसके साथ हमने एक वेट लटकाया 100 न्यूटन का, यानी हमने एक रस्से के साथ कुछ पत्थर बांधा 100 न्यूटन का और उसे कहीं बांध दिया। अब यकीनन आप लोग जानते हैं कि उसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड नीचे की तरफ अमल करेगा। जो ही उसका वेट नीचे की तरफ अमल करेगा, इस डोरी में, इस रस्से में एक टेंशन हो जाएगी ऊपर की तरफ, कितनी? 100 न्यूटन। अब इस रस्से पे गौर करें, इस रस्से पे दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, ऊपर की तरफ 100 न्यूटन, नीचे की तरफ 100 न्यूटन। ये क्वेश्चन के मुताबिक स्टेटमेंट बन गई कि ये एक ऐसा रस्सा है जिसके दो ऑपोजिट एंड्स पे 100 न्यूटन की फोर्सेस अमल कर रही हैं। तो अब आप क्या बता सकते हैं कि इस रोप में, इस रस्से में टेंशन कितनी है? यकीनन साफ दिख रहा है 100 न्यूटन। तो आंसर हमारा क्या होगा? 100 न्यूटन। तो इसके आंसर के लिए आप अपने नोट्स जो आपको सेंड किए थे वो कंसल्ट करेंगे। 3.9 है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। आपको याद होगा हमने पढ़ा कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, यानी लेफ्ट पे अगर एक्शन है तो राइट पे उतना ही रिएक्शन। देन हाउ डज ए बॉडी मूव? तब कोई बॉडी अमल कैसे, हरकत कैसे करता है? देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज कीजिए आपने एक एलिफेंट को रस्से से बांधा और उस पर फोर्स लगाना शुरू की। आपने एलिफेंट को 500 न्यूटन से अपनी तरफ खींचना शुरू किया और एलिफेंट ने 500 न्यूटन से ही आपको अपनी तरफ खींचना शुरू किया। यानी आप भी 500 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहे हैं, एलिफेंट भी 500 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब जरा सोच के बताइए कि दोनों फोर्सेस हैं तो अपोजिट, मतलब आप अपनी फोर्स लगा रहे हैं इस सम्मत में, जबकि एलिफेंट लगा रहा है इस सम्मत में। फोर्सेस हैं भी इक्वल, हैं भी ऑपोजिट। क्या एलिफेंट हरकत करेगा या आप हरकत करेंगे? यकीनन आप एलिफेंट की तरफ हरकत करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि 500 न्यूटन एलिफेंट के लिए तो कुछ भी नहीं है, उसने क्या मूव होना। हाँ, आपके लिए 500 न्यूटन कुछ हो सकती है, तो इसलिए आप जो है वो हरकत कर सकते हैं। इसी तरह जब हम अर्थ पे, फर्ज कीजिए हमारे पास अर्थ है, इस पे आप चलना शुरू करते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने पाँव से पीछे की तरफ को फोर्स लगाते हैं, उतनी ही फोर्स जमीन सामने की तरफ लगाती है। अब जो आपने फोर्स लगाई, फर्ज करें आपने 300 या 200 फोर्स लगाई, 200 या 300 इतनी बड़ी अर्थ के लिए क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं, उसका तो कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, उतनी ही फोर्स आपके लिए काफी है, तो आप हरकत करेंगे। तो मतलब इस बात का हुआ, जब एक्शन एंड रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनमें से जिस बॉडी का मास कम होगा वो हरकत करेगा और जिसका ज्यादा होगा वो उस फोर्स की वजह से हरकत नहीं कर सकेगा। तो इसके आंसर के लिए भी आप अपने नोट्स को कंसल्ट कीजिएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10, ए हॉर्स पुल्स अ कार्ट, इफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट देन हाउ डज द कार्ट मूव? क्या बताया जा रहा है? एक घोड़ा और छकड़े की एग्जांपल दी गई है कि फर्ज कीजिए घोड़े ने छकड़े को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचा, अब वो फोर्स सामने की तरफ अप्लाई की। हमने पढ़ा कि एक्शन का रिएक्शन होता है, तो छकड़ा इतनी ही फोर्स से अपनी तरफ घोड़े को खींचेगा। अब घोड़ा और छकड़ा हरकत क्यों करते हैं? अगर तो ये दो ही फोर्सेस होती तो फिर यकीनन ये रुके रहते, लेकिन इनफैक्ट होता क्या है, ये दो फोर्सेस तो हैं ही हैं। मीनवाइल घोड़ा अपनी टांगों से जमीन को भी पीछे की तरफ धकेलता है, जैसे आप देख रहे हैं नीचे, और जमीन क्या करेगी? घोड़े को उतनी ही फोर्स से आगे की तरफ धकेलेगी।
घोड़े ने जो ज़मीन पे फोर्स लगाई, ज़मीन के वॉल्यूम वेट के मुकाबले में वो फोर्स कुछ भी नहीं है। ज़मीन ने जो फोर्स लगाई उसकी वजह से घोड़ा सामने की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से हरकत करेगा। इसके लिए भी आप अपने नोट्स कंसल्ट कीजिएगा, वहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। समझ आपको उम्मीद है आ चुकी होगी। 3.11 है व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून क्या होता है? ये आप लोग पढ़ेंगे अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 69 से। अब ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पेपर में लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा इसके जवाब में कितना लिखना है? आप देखेंगे मार्क्स, अगर तो पेपर में 2 नंबरों का ये सवाल आ जाए तो फिर आप शॉर्ट में सिर्फ डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन क्या थी? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। सिर्फ इतना लिख देंगे। अगर लॉन्ग में आ जाए तो फिर आप इसे लॉन्ग में लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद वो जो 2 बॉडीज थी उनकी एग्जांपल लेके जहाँ पे खत्म हो रहा था ना m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, तो फिर आप लॉन्ग में लिख दीजिएगा। अब असाइनमेंट में आपने शॉर्ट में लिखना है या लॉन्ग में लिखना है, ये मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ। जो बच्चे शॉर्ट में लिख देंगे उसके लिए भी ओके, जो लॉन्ग में लिख देंगे उनके लिए भी ओके। तो आप अपनी सहूलत के मुताबिक खुद से डिसाइड करें कि आपका कैलिबर क्या है, शॉर्ट वाला या लॉन्ग वाला। जैसे आप मुनासिब समझें वैसे लिखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।